हेलो दोस्तों, एक बार फिर से सभी लोगों का हमारे क्लास में स्वागत किया जा रहा है। हम हैं अमित कुमार गुप्ता। ये है अपना ग्रेट एंड ग्रैंड गब्बर सिंह ट्यूटोरियल्स। पढ़ाने के साथ साथ हमने थोड़ा इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में भी लेना शुरू कर दिया है। तो ये है हमारी पार्टी मानव पर्यावरण सह विकास पार्टी। कभी सही समय आने पर इसका भी डिस्कशन किया जाएगा, लेकिन फिलहाल आज जो है पूरा फोकस हमारा केमिस्ट्री पर है। और आज का टॉपिक कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स का एक्सट्रैक्शन, उसमें शामिल है लेड, जिंक, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड एल्यूमिनियम। मेटलर्जी पर पहले भी हम 2 बार मुलाकात कर चुके हैं। मेटलर्जी के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और कैसे मेटल को हम लोग बनाते हैं, ये सब हम पहले ही सीख चुके हैं। आज इन स्पेशल एग्जांपल्स की बात होगी, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि लेड, जिंक, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और एल्यूमिनियम को कैसे इनके ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। तो शुरुआत हम लोग लेड से करेंगे। लेड को जो है हम गैलेना के फॉर्म में जमीन के अंदर से खोद करके निकालते हैं। ये गैलेना में जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे हमको लेड मिलेगा वो है पीबीएस। तो जमीन से जब इसको खोद करके निकालोगे तो इसमें पीबीएस के अलावा जो है और भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज होंगी। और हमारा सबसे पहला टारगेट होता है कि थोड़ा सा मेहनत करके कोशिश करेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन ना इन्वॉल्व करना पड़े। थोड़ा बहुत मेहनत करके फिजिकल मेथड से इसमें जो इम्प्योरिटीज है उनको दूर करने की हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्योरिटीज दूर हो जाए, ताकि हमारा जो ओर है वो काम लायक बन जाए। और पहले भी हमने बातें कर रखी और फिर से याद दिला दे रहे हैं कि जो सल्फाइड ओर्स होते हैं इनका कंसंट्रेशन, ये जो प्रोसेस होता है साफ सफाई का, इसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ दी ओर। कभी कभी इसको बेनिफिसिएशन या ड्रेसिंग भी बोलते हैं। तो कंसंट्रेशन या बेनिफिसिएशन या ड्रेसिंग ऑफ दी ओर, इसमें हम लोग फालतू की गंदगी को, अनवांटेड मटेरियल्स को दूर करेंगे। तो गैलेना का जो कंसंट्रेशन है, ये सल्फाइड ओर है। सल्फाइड ओर्स का कंसंट्रेशन हम लोग फ्लोटेशन प्रोसेस की मदद से करते हैं। फ्लोटेशन प्रोसेस। फॉर कंसंट्रेशन, ध्यान दें, कंसंट्रेशन के लिए प्रोसेस यूज कर रहे हैं। मतलब हम फालतू की जो गंदगी है, अनवांटेड मटेरियल्स है, उनको हटाने की कोशिश करेंगे। और करते क्या है, ओर को हम बारीक पीस करके उसका पाउडर बना लेते हैं। पाउडर बनाने के बाद पानी के साथ मिक्स कर देते हैं। अब यहीं पर थोड़ा सा रुको। अब सोचो कि ओर को हमने पानी के साथ मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद उसको क्या करो, जोर से उसको हिलाओ डुलाओ, थोड़ा सा सेक करो। जैसे पानी में क्या करो, थोड़ा सा बालू वगैरह मिला करके चम्मच से उसको ऐसे हिला डुला करके छोड़ दोगे तो क्या दिखाई पड़ेगा। जैसे जब तक तुम सेक करोगे तब तक वो सब ऊपर इधर उधर घूमते रहेंगे, लेकिन जैसे ही तुमने अपना एफर्ट हटाया तो जो बालू के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे नीचे सेटल होना शुरू हो जाते हैं। तो बिल्कुल वही चीज़ यहाँ भी होगा। तो अगर केवल पानी में मिला दिया जाए, मिलाने के बाद उसको सेक किया जाए थोड़ा सा, उसके बाद छोड़ दिया जाए, तो हम देखेंगे कि पार्टिकल्स वापस नीचे सेटल होने लगते हैं। इसमें एक चीज़ तुमको देखने को मिल सकती है कि जो हैवी पार्टिकल्स हैं, भारी हैं, वो तेजी से नीचे जाएंगे, जो हल्के हैं वो धीरे धीरे नीचे जाएंगे। यहाँ पर हमको इसी का फायदा उठाना है। हम क्या करते हैं, पानी केवल नहीं लेते हैं, पानी के साथ साथ हम थोड़ा सा इसमें पाइन आयल भी मिला देते हैं। तो जो गंदगी है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो हमारा मेन ओर है पीबीएस, वो पाइन आयल को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये और भी हल्का हो जाएगा और गंदगी और भी भारी हो जाएगी। तो जो भारी है वो तेजी से नीचे जाएगा, जो हल्का है वो धीरे धीरे नीचे जाएगा। अब इसी में क्या करते हैं, थोड़ा सा सोडियम इथाइल ज़ैंथेट भी मिला देंगे, और जरूरी पड़ने पर कुछ और भी केमिकल्स मिला सकते हैं। इसका रोल क्या है, ये झाग को बनाने में हेल्पफुल है। तो अब इसमें हवा ब्लो करेंगे। हवा ब्लो करोगे तो क्या होगा, बबल्स बनेंगे। बबल्स ऊपर की तरफ उठेंगे, और बबल्स ऊपर की तरफ जब उठेंगे तो हल्के वाले पार्टिकल्स को अपने साथ ऊपर लेकर के चले जाएंगे, और सारा का सारा जो पीबीएस है ये ऊपर जो है झाग के साथ इकट्ठा हो जाएगा। ऊपर से इसको हटा लिया जाएगा। हटाने के बाद थोड़ा सा धुलेंगे,
थोड़ा सा ड्राई करेंगे, मतलब सुखा लेंगे, और उसके बाद उसको अगले स्टेप के मतलब अगले स्टेप में यूज करने के लिए अब ये तैयार है। तो कंसंट्रेशन कर लिया बाय द मेथड ऑफ फ्लोटेशन प्रोसेस, ओर को लिया, पाउडर किया, पानी मिलाया, पाइनॉल मिलाया, सोडियम इथाइल जैंथेट मिलाया और एयर ब्लो किया। एयर ब्लो करने पर बबल्स बनेंगे, बबल्स जब ऊपर जाएंगे तो अपने साथ इसको लेकर के जाएंगे, और ऊपर से इसको हटा लिया। हटाने के बाद थोड़ा सा जरूरत है तो धुल लेंगे, सुखा लेंगे, और हमारा पीबीएस जो है तैयार है अगले स्टेप के लिए। तो फर्स्ट स्टेप कंसंट्रेशन, हमने ओर की साफ सफाई कर ली, अब इसकी वैल्यू बढ़ गई। कंसंट्रेशन का यही टारगेट होता है कि ओर का वैल्यू बढ़ा देना। तो हमने कंसंट्रेशन किया, इसकी साफ सफाई कर ली, अब ओर की वैल्यू बढ़ गई। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम पीबीएस को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा के पीबीओ में कन्वर्ट कर लेंगे। जो सल्फर है वो सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। रिएक्शन बैलेंस करना चाहो तो 3/2 O2 लिखो, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। तो ये तो गैस होता है, ये निकल जाएगा, रह जाएगा पीबीओ। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रोस्टिंग। इसका मेन टारगेट ये होता है कि जो पीबीएस है उसको पीबीओ में कन्वर्ट कर लिया जाए। इससे और भी फायदे हो सकते हैं, जैसे तो रोस्टिंग में हम क्या करते हैं एयर के साथ। ये O2 कहाँ से आएगा, कम फ्रॉम एयर। एयर के साथ इसको हम हीट करते हैं। जब हीट करोगे तो और भी वोलेटाइल मटेरियल जैसे कुछ पानी वगैरह रह गया है तो वो उड़ जाएगा, और भी वोलेटाइल चीजें कुछ है जैसे आर्सेनिक वगैरह है तो ये भी उड़ जाएगा। कुछ और भी चीजें होती है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड में बदल जाती है, उसके बाद वो वोलेटाइल बन करके निकल जाती है। सल्फर है तो सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होकर के निकल जाएगा। तो ये सारे फायदे भी हो सकते हैं, लेकिन मेन टारगेट रोस्टिंग का यही है कि पीबीएस को हमने पीबीओ में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग, ये जो पीबीओ हमको मिला है उसके साथ हम थोड़ा सा कोक मिलाएंगे। कोक में जो है ढेर सारा कार्बन होता है, तो ये कार्बन जो है पीबीओ के साथ रिएक्शन करेगा तो ये ऑक्सीजन और कार्बन मिल करके ठीक है CO प्लस लेड बन जाएगा। ये जो CO बना है ये फिर से रिएक्शन कर सकता है, PbO प्लस CO, फिर से ऑक्सीजन और CO मिल करके CO2 और लेड। तो ये है हमारे स्मेल्टिंग, जिसमें हमने रोस्टेड ओर लिया, इसमें थोड़ा कोक मिलाया, मिला करके इसको हीट करेंगे। ठीक है, काफी हाई टेम्परेचर तक इसको हीट करते हैं। हीटिंग की जरूरत क्यों होती है, पिछले लेक्चर में एलिनकम डायग्राम के जरिए हम लोगों ने जरूर बात की रही हो, वहाँ पर समझ सकते हो। यहाँ पर सिर्फ एक प्रोसेस की बात है कि करना क्या है। तो हमने रोस्टेड ओर लिया, रोस्टेड ओर को लेने के बाद कोक मिलाया और हीट किया। कोक के साथ साथ इसमें थोड़ा सा एक और कंपाउंड मिलाते हैं जिसको हम बोलते हैं फ्लक्स। ठीक है, यहाँ पर फ्लक्स में हम लोग लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और ये कैल्शियम ऑक्साइड डायरेक्ट नहीं लेते हैं, हम लेते हैं एग्जैक्टली कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में। तो यही हमारे काम का चीज है। तो हम कैल्शियम कार्बोनेट मिलाते हैं और हीट तो कर ही रहे हैं, तो हीट के दौरान ये कैल्शियम ऑक्साइड में बदल जाता है और ये फ्लक्स का काम करेगा। इसके साथ थोड़ा बहुत सिलिका होता है SiO2, और सिलिका के साथ कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्शन करके बना लेता है CaSiO3। तो ये स्मेल्टिंग वाले स्टेप में हम रोस्टेड ओर लेंगे, प्लस कोक मिलाएंगे, प्लस कैल्शियम कार्बोनेट मिलाएंगे और सुटेबल टेम्परेचर पर हीट करेंगे। और जब ये सब करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, तो SiO2 के साथ रिएक्शन करके CaSiO3 बनाएगा, कॉल्ड कैल्शियम सिलिकेट। कैल्शियम सिलिकेट स्लैग, ठीक स्लैग बोलते हैं, और ये मेटल के ऊपर जो है तैरता रहता है। ठीक है, इसकी डेंसिटी कम होती है, हल्का रहता है। जो चीजें हल्की रहती है वो तैरती रहती है, जो भारी रहता है वो डूब जाता है। तो ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा और ये उससे हल्का है, इसकी डेंसिटी कम है, तो ये ऊपर तैरता रहता है। इसको हटा लेते हैं। तो इसका यूज क्या है, इसको हटाना था हमें। ठीक है ना, ये शुरू से ही साथ में रहता है। गैलेना जब हम निकालते हैं जमीन के नीचे से
तो पता है ना, जमीन के नीचे मिट्टी, बालू, ये सब बहुत ही कॉमन सी चीजें हैं। तो SiO2 मतलब सैंड, कॉमन सैंड, बालू, सैंड होता है। तो ये इसके साथ मिला हुआ रहता है और इसको हटाना जरूरी होता है SiO2 को। तो लास्ट स्टेप स्मेल्टिंग मिला करके इसको हटाते हैं। तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद हमको जो है लेड जो है मिल जाएगा। और ये जो लेड मिलता है 100% प्योर नहीं होता है, फिर जरूरत के हिसाब से इसका आगे प्यूरिफिकेशन करके हम प्योर लेड बना सकते हैं। तो क्या क्या हमने किया, पहले इसका कंसंट्रेशन किया, फालतू की इम्प्योरिटीज को दूर कर लिया ताकि ये हमें मिल जाए, और फिर इसको एयर के साथ हीट किया, मेल्टिंग पॉइंट से लोअर टेम्परेचर पे हीट करते हैं। जैसे इसका मेल्टिंग पॉइंट अगर 800 डिग्री सेल्सियस है तो 800 से नीचे हीट करेंगे, तो मेल्टिंग पॉइंट के नीचे हीट करेंगे सो दैट ये PBS से PBO में कन्वर्ट हो जाए। और फिर नेक्स्ट स्टेप में रोस्टेड ओर को लेकर के कोक, कैल्शियम कार्बोनेट और हीट अप्लाई करेंगे। तो ये सारी चीजें होंगी, लेड ऑक्साइड से लेड बन जाएगा। और ये कार्बन जो है रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, बनने वाला CO ये फिर से रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। तो रोस्टेड ओर प्लस रिड्यूसिंग एजेंट प्लस फ्लक्स और हीट। और ध्यान देना ये है, ये फ्लक्स जो है ये बेसिक फ्लक्स है, और SiO2 जो होता है वो एसिडिक है। तो अगर इम्प्योरिटी एसिडिक होती है तो फ्लक्स को हम लोग बेसिक ले लेते हैं, इम्प्योरिटी बेसिक होती है तो फ्लक्स को एसिडिक ले लेते हैं, सो दैट दोनों आपस में रिएक्शन कर सके और रिएक्शन करके स्लैग में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तो कुल मिलाकर के इस तरह से हम लोग लेड का मेटलर्जी कर लेंगे। जिंक की मेटलर्जी बिल्कुल इसी तरह से होता है। अगर हम यहाँ पर PbS की जगह पर ZnS लिख दें तो किसी रिएक्शन में हमें कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, सारे रिएक्शंस सब कुछ एज सच चलता है। ठीक है, ZnS का पहले कंसंट्रेशन बाय द सेम प्रोडक्शन प्रोसेस, फिर ZnS को ZnO में बदल लेंगे हम, और ZnO में बदलने के बाद लास्ट में कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड की मदद से रिड्यूस करते हुए फाइनली यहाँ पर जिंक बना लेंगे। ठीक, तो जैसे लेड की मेटलर्जी होती है वैसे ही जिंक की मेटलर्जी होती है। और का नाम इस पर डेफिनेटली कह लेना नहीं होगा, इसको हम लोग जिंक ब्लेंड कहते हैं। ठीक है, जिंक ब्लेंड से यूजुअली जिंक को बनाया जाता है। तो जिंक ब्लेंड डिसल्फाइड हो रहे, कंसंट्रेशन उसी मेथड से, उसके बाद रोस्टिंग, स्मेल्टिंग, और हमें जो जिंक मिलेगा डेफिनेटली वो भी 100% प्योर नहीं होगा। और डिपेंडिंग ऑन नीड अगर जरूरत है तो फिर इसको हम अदर मेथड्स लगा करके जिंक का प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। तो लेड हो गया, जिंक हो गया। नाउ कम टू आयरन। आयरन को कैसे बनाया जाएगा? आयरन को हम लोग Fe2O3 या फिर Fe3O4 या मे भी दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है, इसी से आयरन को बनाते हैं। यह है हेमेटाइट। स्पेलिंग जरा सब लोग बुक में मिला लेना भाई, ये हमारी पुरानी कमजोरी है, याद ही नहीं होता तो हम करते हैं। तो हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट, इससे जो है आयरन हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब इससे आयरन बनाते हैं। तो जनरली आयरन के और साफ सुथरे होते हैं, तो केवल पानी वगैरह से धुल लेने से ये काम लायक हो जाते हैं। और अगर जरूरत है तो मैग्नेटिक सेपरेशन एक मेथड हमने डिस्कस किया था पुराने लेक्चर्स में। तो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड यूज करके हम लोग इसकी साफ सफाई कर सकते हैं। आयरन क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है। तो अगर हम मैग्नेटिक बेल्ट पर से इसको गिराते हैं तो ये जो है बेल्ट के पास गिरेगा और बाकी की इम्प्योरिटी जो है बेल्ट से दूर गिरेंगी। ठीक है ना, मैग्नेट के पास से अगर इसको गिराते हैं तो ये मैग्नेट के पास में गिरेगा, बाकी सब मैग्नेट से दूर गिरेंगे क्योंकि मैग्नेट के लिए अट्रैक्शन रखता है। तो इस तरह से हेमेटाइट और मैग्नेटाइट को अगर जरूरत है तो इसका कंसंट्रेशन मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड से कर लिया जाएगा। और इसके बाद अब इसमें से हमको आयरन निकालना है। तो पिछली बार हमने क्या किया था, पिछली बार हमने किया था कि PbS था, PbS को PbO में कन्वर्ट किया और इसको कार्बन के साथ या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा के लेड में कन्वर्ट कर लिया। तो अगर कंक्लूजन देखा जाए लेड का तो ये कंक्लूजन है। जिंक में भी वही कंक्लूजन है कि जिंक सल्फाइड
जिंक ऑक्साइड और इससे जिंक और रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। इस बार जो है हमारे पास पहले से ऑक्साइड है, ठीक है, Fe2O3 ये भी ऑक्साइड है, Fe3O4 ये भी ऑक्साइड है। तो इस बार हमको ऑक्साइड में बदलने की जरूरत नहीं है, तो ये वाला स्टेप हमको नहीं करना है। ये स्टेप का नाम क्या था? रोस्टिंग। तो रोस्टिंग की यहाँ पर कोई खास जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा रोस्टिंग कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि इसमें रोस्टिंग से केवल यही चीज नहीं होता है, बल्कि कुछ इम्प्योरिटीज भी निकल जाती है। हमने कहा था ना, स्पेशली जो वोलेटाइल मटेरियल्स है, जैसे पानी है, पानी निकल जाएगा, आर्सेनिक है, आर्सेनिक प्यूरिफाइड हो जाएगा, सल्फर है, सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होकर के बाहर निकल जाएगा। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है तो वो भी उतने टेम्परेचर पर जल करके खत्म हो जाते हैं। तो कुछ इम्प्योरिटीज ऐसी होती है जो सीधे हीट से वेपरेट हो जाती है, कुछ ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर के रिएक्शन करके वोलेटाइल कंपाउंड्स में कन्वर्ट होकर खत्म हो जाते हैं। तो जरूरत है तो रोस्टिंग इसका कर लिया जाएगा, जरूरत है तो कोई बहुत जरूरी नहीं होता है। इट डिपेंड्स ऑन कि हमने और जो लिया है वो कितना प्योर है, उसमें इम्प्योरिटीज है या नहीं है। तो अलग अलग जगहों से जब इसको खोद करके निकालते हैं तो हर जगह एक जैसा और नहीं मिलता, कहीं पर इम्प्योरिटीज कम होती हैं, कहीं पर इम्प्योरिटीज ज़्यादा होती हैं। तो उन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है कि रोस्टिंग करना है या रोस्टिंग नहीं करना। तो अगर जरूरत पड़ा तो कंसंट्रेशन बाय मैग्नेटिक सेपरेशन, और रोस्टिंग to remove moisture and volatile materials, and to convert sulfur to sulfur dioxide जो कि वोलेटाइल होता है। तो ये सब छोटी मोटी चीजों को करने के लिए रोस्टिंग कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज स्मेल्टिंग, ठीक है, स्मेल्टिंग। तो स्मेल्टिंग के लिए फिर से ओर को लिया जाएगा, ठीक है, हम लोग ओर लेंगे और ओर में कोक, ठीक, और कोक के साथ कैल्शियम कार्बोनेट एंड हीट। तो वही सारी चीजें फिर से यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले इन दोनों के स्ट्रक्चर पर एक बार फोकस करेंगे। Fe2O3 का मतलब, Fe2O3 को अगर ब्रेक किया जाए तो इसमें से 2 आयरन 3+ और 3 ऑक्साइड आयरन, और Fe3O4 को देखा जाए तो FeO एंड Fe2O3 का ये मिक्सचर होता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा तुम लोग कभी कभी परेशान हो सकते हो कि ये जो Fe3O4 है वो एग्जैक्टली होता क्या है। तो Fe3O4 में 2 तरह का आयरन होता है, ये है आयरन +2 और ये है आयरन +3। इसको तो देख ही सकते हो, +3 है, ये आयरन +3 और ये आयरन +2। तो इनके स्ट्रक्चर्स को ध्यान में रखना है क्योंकि अभी रिएक्शन के दौरान इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो जब हम स्मेल्टिंग करेंगे तो स्मेल्टिंग इस पर हम लंबे से ब्लास्ट फर्नेस में करते हैं। ये लंबा सा फर्नेस होता है ऐसा, क्योंकि कुछ ऐसा काफी लंबा सा कॉलम जैसा होता है, और इसमें यहाँ से हम हॉट एयर भेजेंगे, वैसे भी वही काम करोगे। उसके बाद ये नीचे से चीज़ों को निकलने के लिए थोड़ा सा रास्ता बना रहेगा, चीज़ें जरूरत पड़ने पर यहाँ से बाहर निकाली जा सकती है। तो यहाँ से तुमने एयर भेजा, एयर जो है ऊपर की तरफ बढ़ेगा और ऊपर से हम चार्ज, ठीक है, चार्ज मतलब वही ओर रहेगा इसमें, प्लस कोक रहेगा, प्लस कैल्शियम कार्बोनेट रहेगा। तो ये तीनों का जो मिक्सचर होता है, इसी को यहाँ पर हम चार्ज बोल रहे हैं।
उसको ऊपर से नीचे की तरफ भेजेंगे। तो यहाँ पर जो है जो लोअर जोन रहेगा वो काफी ज्यादा जो है हॉट रहता है। फिर ऊपर की तरफ आओगे थोड़ा सा टेम्परेचर और कम होगा, और ऊपर आओगे तो टेम्परेचर और भी कम होगा, और आओगे तो और भी कम होगा। तो जैसे जैसे ऊपर आओगे टेम्परेचर धीरे धीरे ऊपर की तरफ कम होता चला जाता है। ठीक है, ऊपर की तरफ टेम्परेचर करीब करीब तुम्हारा 800 केल्विन के आसपास हो सकता है। फिर उसके और नीचे आओगे तो 1100 केल्विन के आसपास हो सकता है। फिर और भी नीचे आओगे तो 1300 केल्विन के आसपास का टेम्परेचर मिल सकता है। और भी नीचे आओगे तो 16 और 1700 के आसपास का टेम्परेचर मिल सकता है। और भी नीचे आओगे तो 2100 केल्विन। ठीक, तो यहाँ पर होता क्या है कि जो कार्बन ऊपर से ला रहे हो चार्ज में क्या है, कार्बन है ना, फोक में कार्बन है। तो ये कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ, एयर में ऑक्सीजन रहेगा, दोनों मिलकर के रिएक्शन करते हैं, बनाते हैं CO2 प्लस हीट। तो इसी हीट की वजह से ये टेम्परेचर इस जोन का बहुत अधिक होता है। फिर जब थोड़ा और ऊपर बढ़ेगा ये, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन मिलकर के कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेते हैं, इसमें माइनस हीट। ठीक है, दोनों स्टेप्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले वाले स्टेप में हीट रिलीज हो रहा था, दूसरे वाले में हीट कंज्यूम हो रहा है, इसीलिए माइनस हीट। टेम्परेचर कम हो जाएगा तो 2100 से थोड़ा कम होकर के नीचे 1600 के आसपास आ जाएगा। इसके और ऊपर जाओगे तो और भी टेम्परेचर कम होता चला जाता है। ऊपर वाले टेम्परेचर जोन में जैसे यहाँ Fe2O3 है, Fe3O4 है, तो ये सब जो है कार्बन मोनोऑक्साइड ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड बना, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड बना, ये ऊपर की तरफ लगातार बढ़ता रहेगा। तो ये ऊपर की तरफ जाता हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड इन सब के साथ रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, Fe2O3 से Fe3 इधर लिख देते हैं, यहाँ पर बॉक्स के अंदर जगह बहुत कम है, साइड में लिख देते हैं, यहाँ पर काफी कम जगह है। तो इस अपर जोन में तो तुम्हारा Fe2O3 है वो Fe3O4 में कन्वर्ट हो जाएगा। किससे, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके। बैलेंस्ड इक्वेशन अभी हम लोग लिख लेंगे, लेकिन पहले थीम पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। तो Fe2O3 से Fe3O4 हो रहा है। इसमें चेंज क्या हुआ, इसका कुछ ऑक्सीजन इसके पास चला जाएगा, तो ये तो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ देखो सारा का सारा आयरन +3 में है, और यहाँ पर कुछ आयरन +3 में है, कुछ आयरन +2 में है। तो +3 से +2 मतलब रिडक्शन हुआ। तो आयरन का थोड़ा बहुत रिडक्शन होता है, कंप्लीट रिडक्शन नहीं, थोड़ा बहुत रिडक्शन। फिर उसके नीचे इस वाले जोन में आओगे तो Fe3O4 ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ फिर से रिएक्शन करेगा और FeO में कन्वर्ट हो जाएगा पूरी तरह से। तो Fe3O4 में क्या है, कुछ आयरन 2+ है, कुछ आयरन 3+ है। अब यहाँ पर सारा का सारा आयरन 2+ में कन्वर्ट हो गया। और भी नीचे आओगे तो ये जो FeO है, FeO जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ फिर से रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन इसको फिर से दे देगा और आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इस वाले जोन में ये स्टेप बाय स्टेप इस तरह से रिएक्शंस चलते रहते हैं, तो आयरन मिलेगा। साथ ही साथ ये वाला जो जोन है, मिडिल जोन, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये भी डिकम्पोज हो जाता है, CaCO3, इससे बनेगा CaO, डेफिनेटली CO2 भी बनेगा, तो उसको हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि उतना फोकस नहीं होना चाहते। तो ये CaO बना, और ये CaO क्या करता है, इसमें इम्प्योरिटीज होती है, स्पेशली सिलिका की इम्प्योरिटीज होती है SiO2, और फास्फोरस ऑक्साइड्स की इम्प्योरिटीज होती है P2O5। तो इनके साथ रिएक्शन करके स्लाइड बना लेता है। तो CaO प्लस SiO2 ये बन जाएगा CaSiO3। सेम वे अगर CaO प्लस P2O5 है, ये भी जो है Ca3PO4 ट्वाइस। बैलेंस इक्वेशन लिखने की कोशिश अपने से करोगे तुम लोग। तो ये 2-3 रिएक्शंस जो है ये इस वाले जोन में होती है, 1300 केल्विन वाले जोन में। तो ऊपर की तरफ थोड़ा सा रिडक्शन हुआ, +2 से थोड़ा +3 से थोड़ा सा +2 बना,
यहाँ पर +3 से पूरी तरह से +2 बन गया, और यहाँ पर +2 से आयरन 0, मतलब आयरन मिल गया, और साथ ही साथ स्लैश फॉर्मेशन। ये सब नीचे आएंगे तो मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मेल्ट नहीं होता, यहाँ पर आयरन जो बनता है मेनली वो सॉलिड फॉर्म में ही रहता है, स्पॉन्जी आयरन कहते हैं। आयरन नीचे आएगा, तो नीचे आने के बाद ये मेल्ट होगा, मेल्ट होने के बाद यहाँ तक आते आते आयरन बिल्कुल मेल्ट होकर के बॉटम में चला आएगा। आयरन के ऊपर ये स्लैश तैरता रहेगा, तो स्लैश को ऊपर से निकाल लेंगे यहाँ पर हम, और यहाँ से ना मॉल्टेन आयरन निकाल लिया जाएगा। तो इस तरह से आयरन हम लोग को मिल जाता है। और ये जो आयरन होता है ये 100% प्योर फिर से नहीं होता, इसमें 92 to 95% आयरन होगा। बाकी इम्प्योरिटीज में कार्बन ऊपर से नीचे आता रहेगा, तो कुछ कार्बन भी एब्जॉर्ब कर लेता है, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, ठीक है। तो ये इम्प्योरिटीज जो है इसके अंदर आ जाती है, और इन इम्प्योरिटीज की वजह से आयरन क्या होता है, बिल्कुल हार्ड और ब्रिटल क्या होता है, जैसे मेटल्स को अगर हथौड़ी से पीटते हो तो वो टूटते नहीं है, चपटा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, लेकिन टूटेगा नहीं, ठीक है। और कुछ चीज़ ऐसी होती है जैसे लकड़ी वगैरह है, हथौड़ी से पीटोगे, पुराना लकड़ी तो क्या होगा, तुरंत कई टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। ये चौक है मेरे हाथ में, इसको थोड़ा सा चोट किया जाए तो ये लंबा चौड़ा नहीं होगा, टूट जाएगा, इसी को बोलते हैं ब्रिटल। तो हमारा जो आयरन यहाँ पर बनेगा वो आयरन में इम्प्योरिटीज होने की वजह से आयरन बहुत हार्ड होता है और ब्रिटल होता है। अब इस आयरन को हम आगे प्यूरिफाई करके हम चाहे तो इसको और सॉफ्ट बना सकते हैं, और मैलिएबल मतलब इसको खींच करके इसका तार बनाया जा सकता है, पीट करके इसको सीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ से जो आयरन निकलेगा उसको बोलते हैं पिग आयरन, ठीक है। ये जो आयरन निकलेगा इसको हम लोग बोलते हैं पिग आयरन, और इस पिग आयरन को आगे प्यूरिफाई करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा रॉड आयरन में, ठीक है। ये आयरन का लगभग प्योरेस्ट फॉर्म होता है। और प्यूरिफाई कैसे करते हैं, हम लोग इसका रिएक्शन करा देते हैं Fe2O3 से, ठीक है। ये जो आयरन है इसको जो है बहुत हॉट कंडीशन में रिएक्शन करा देते हैं Fe2O3 से। तो Fe2O3 में आयरन है, ऑक्सीजन दोनों है। तो ऑक्सीजन क्या होता है, कार्बन के साथ मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फास्फोरस अगर है तो फास्फोरस को भी जो है वो P2O5 में कन्वर्ट कर देगा। और इसी तरह से अगर मैग्नीज है तो मैग्नीज को मैग्नीज ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। इसके लिए कुछ रिएक्शंस हमको थोड़े से लिखने पड़ेंगे, ज़्यादा हवाई बात करेंगे तो तुम लोग को समझ में नहीं आएगा भाई। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हमारा जो पिग आयरन बना हुआ है प्लस इसमें Fe3O4 या फिर Fe2O3 जो मिल जाए दोनों को मिला सकते हो। मिलाने के बाद इसको इसमें हीट करते हैं, और हीट करते हैं तो एक कंटेनर होता है, स्पेशल कंटेनर, इसमें अंदर की तरफ जो है लेयर लगा रहेगा, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर लगा रहेगा, या फिर कैल्शियम ऑक्साइड का भी लेयर हो सकता है। तो मैग्नीशियम या कैल्शियम ऑक्साइड टाइप का कुछ लेयर लगा देंगे। इस लेयर का काम क्या है, जब ये रिएक्शन करेगा ये अपना ऑक्सीजन क्या करेगा, Fe3O4 का काम क्या है कि ऑक्सीजन लूज करेगा, लूज करके आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो है Fe3O4 ये रिएक्शन करेगा कार्बन के साथ, तो इसको Cu एंड CO2 में कन्वर्ट कर देगा। यही Fe3O4 जो है फास्फोरस के साथ रिएक्शन करेगा, इसको जो है P2O5 में कन्वर्ट कर देगा, सिलिकॉन के साथ रिएक्शन करेगा, SiO2 में कन्वर्ट कर देगा, सल्फर के साथ रिएक्शन करेगा, SO2 में कन्वर्ट कर देगा। तो अपना ऑक्सीजन जो इन सबको ट्रांसफर कर देता है। तो इसमें से जो गैसियस है, जैसे तो गैस है तो निकल जाएगा अपने आप, ये भी गैस है अपने आप निकल जाएगा, लेकिन ये दोनों गैसेज नहीं है। ये क्या, दोनों एसिड है, एसिडिक नेचर है। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक होता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके Mg3PO4 मैग्नीशियम फॉस्फेट बना लेगा, और इसी तरह से इसके साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम सिलिकेट बना लेगा। तो ये यहाँ पर हम लोगों को लास्ट में प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो पिग आयरन का प्यूरिफिकेशन करोगे तो इम्प्योरिटीज बहुत कम हो जाएंगी,
अब इसमें 99% के आसपास आयरन होता है, थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज कार्बन की, थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज मैग्नीज की रह जाती हैं, उनको हम दूर करने की कोशिश नहीं करते क्योंकि वो जो आयरन होता है उसी से लगभग सारा काम चल जाता है। ये आयरन जब बनेगा तो ये सॉफ्ट रहता है, मैलिएबल रहता है, मतलब इसको खींच करके इसका कार बनाया जा सकता है, हीट करके इसको सीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये है आयरन का टोटल मेटलर्जी। कहाँ से हमने स्टार्ट किया था? यस, जब इसको हीट करते हैं ये बड़े वाले ब्लास्ट फर्नेस में, और ब्लास्ट फर्नेस में इसको हीट करोगे, नीचे की तरफ टेम्परेचर ज़्यादा है, ऊपर की तरफ टेम्परेचर थोड़ा सा कम हुआ, फिर ये कार्बन मोनोऑक्साइड जब ऊपर जाएगा इसको इसमें, फिर इसको इसमें, और इसको इसमें कन्वर्ट कर देगा, आयरन बनेगा, और ये स्लैज वगैरह बन करके निकल जाएगा, और जो आयरन बनेगा वो पिग आयरन रहेगा। पिग आयरन को फिर से थोड़ा सा Fe3O4 या Fe2O3 और हीट वगैरह दोगे तो ये फाइनली जो है अपना ऑक्सीजन इसको ट्रांसफर करके CO2 में, या फिर इसको ट्रांसफर करके P2O5 या फिर इसको ट्रांसफर करके SiO2 में इसमें कन्वर्ट कर देगा, और मैग्नीशियम ऑक्साइड इसके साथ रिएक्शन करके इस तरह से स्लैश बना लेगा, जो कि निकाल करके हम अलग कर देंगे और हमको आयरन मिल जाएगा। अब यहाँ पर बहुत सारी जगहों पर हमने बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं लिखा है, तो बैलेंस्ड इक्वेशन तुम लोग अपनी कोशिश से बहुत आसानी से लिख सकते हो, हम अभी बता रहे हैं कैसे लिखोगे। लेकिन जो पहला चीज होना चाहिए कि तुम लोगों को ये फोकस करना है कि कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है और किसका हेल्प इसमें चाहिए। जैसे FeO से Fe याद रखना ज्यादा जरूरी है, और CO का हेल्प चाहिए, तो ये करेगा क्या? इसके ऑक्सीजन को यहाँ से यहाँ पहुंचा दो ना, क्या दिक्कत क्या है इसमें। चलो कुछ बैलेंस इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कितना डिफिकल्ट है। तो यहाँ से शुरू करते हैं, काफी आसान सा है, इसीलिए इसी से शुरू कर देते हैं। FeO प्लस CO आयरन किया, ऑक्सीजन फ्री हुआ, तो ऑक्सीजन को इसके साथ मिला करके CO2 में कन्वर्ट कर सकते हो, नॉट डिफिकल्ट, बहुत आसानी से हो गया। इसमें आ जाओ, Fe3O4 प्लस CO gives you FeO। तो देखो 3 आयरन है तो इसको 3 बार तो बनाने को बनता है ना, और 3 ऑक्सीजन भी यहाँ पर आ गया, जबकि यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, तो 1 ऑक्सीजन इसको मिल जाएगा, तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा? फिर से CO2। और इसमें आ जाओ, Fe2O3 प्लस CO gives you Fe3O4, और साथ ही साथ CO2 बनेगा। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, कैसे बैलेंस करेंगे? तो कम से कम इसको 3 बार लिखो, क्योंकि इसको 3 × 2 6 कर सकते हैं, और इसको 2 बार लिखो 2 × 3 इसको भी 6 कर सकते हैं। और जब ऐसा लिखोगे तो देखोगे कि आयरन तो बैलेंस्ड है, 3 × 3 9 ऑक्सीजन एटम्स, और यहाँ पर 4 × 2 8 ऑक्सीजन एटम्स, तो 1 ऑक्सीजन बचेगा, फिर से इसको दे दो, CO2 बन गया, तो ये भी बैलेंस्ड हो गया। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सपोज यहाँ पर तुम बैलेंस करना चाहते हो, ओके, ये भी कोशिश करते हैं। P and Fe3O4 प्लस फॉस्फोरस, आयरन इससे बना देना है, ठीक है। सारा ऑक्सीजन इसको ट्रांसफर करो, और ये P2O5 में कन्वर्ट हो जाएगा। रिएक्शन को बैलेंस करना अब आसान हो गया है ना। तो 2 फॉस्फोरस है, तो कम से कम इसको 2 बार तो लिखोगे ही लिखोगे। और ऑक्सीजन का क्या सीन है भाई? ये 4 ऑक्सीजन यहाँ है, यहाँ पर 5 ऑक्सीजन है, तो 4 और 5 का मैच तो नहीं बन रहा है ना, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, ताकि ये भी 20 हो जाए, ये भी 20 हो जाए। अकॉर्डिंगली देख रहे हो कि यहाँ पर 8 फास्फोरस हो रहा है, तो इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट करके 8P लिख दो। तो इस तरह से जरूरत पड़ने पर ये सारे इक्वेशंस को आसानी से तुम लोग बैलेंस कर सकते हो। तो मेन फोकस यहाँ पर लगाना है कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि अगर ये याद रहेगा तो बैलेंस इक्वेशन तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है। और जिसको इक्वेशन बिल्कुल भी बैलेंस करने नहीं आता है, उसको थोड़ा सा जरूरत है ध्यान देने की कि इक्वेशन कैसे बैलेंस करेंगे। ये पूरा मतलब बैलेंस इक्वेशन याद करने से कोई हेल्प तुमको मिलने वाली नहीं है। तुम सोचोगे कि सारा इक्वेशन बैलेंस करके लिख लिया जाए, उसको याद कर लिया जाए, कोई फायदा नहीं है। तुम याद करो फिर भूल जाएगा, जरूरत के समय कभी तुम्हारे पास वो रहेगा ही नहीं। तो जरूरत इस बात की नहीं है कि सारा बैलेंस्ड इक्वेशन हम लिख दे, उसको तुम देख करके लिख लो और याद कर लो, ऐसा नहीं करना। करना क्या है कि ध्यान ये देना कि कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है और उसमें किसकी मदद चाहिए, और फिर बैलेंस करने खुद से आना चाहिए, क्योंकि इसी तरह से याद ही करते हैं हम लोग, इसी तरह से याद रख सकते हैं। और डायरेक्ट याद रखने की कोशिश करोगे कि बैलेंस्ड इक्वेशन ही याद हो जाए, पॉसिबल नहीं। हो सकता है 1 आध दिन के लिए तुम लोग बहुत मुश्किल से याद करो, लेकिन फिर वो चलेगा नहीं। तो लॉन्ग लास्टिंग चाहिए, चीज़ों को समझो,
अच्छे से देखो कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है, किसकी हेल्प से कन्वर्ट हो रहा है, और जरूरत पड़ने पर बैलेंस इक्वेशन अपने से लिख डालना। तो चलो ये हो गया आयरन की मेटलर्जी। और कमिंग टू कॉपर, एनर्जी ऑफ कॉपर। कॉपर की मेटलर्जी CuFeS2, कॉपर पाइराइट्स, ये इसके ओर का नाम, और इसी में से हमको कॉपर निकालना है, लेकिन उसके साथ आयरन भी दिख रहा है, आयरन को दूर करना पड़ेगा। तो कैसे कैसे हम करते हैं, सबसे पहले तो कंसंट्रेशन बाय फ्लोटेशन प्रोसेस, जैसा बताया था वैसा फिर से रिपीट करेंगे। और इस बार कुछ टेढ़ी मेढ़ी सी चीजें हैं, जरा उसको ध्यान से देखना। CuFeS2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे, Cu2SFeS प्लस SO2 रिएक्शन बैलेंस करना। अब ये तुमको आना चाहिए, ठीक। फिर से नहीं आएगा तो बैलेंस्ड इक्वेशन याद करने में परेशान रहोगे, किसको याद कर लिया जाए, लेकिन वो याद होना ही नहीं, तो बार बार याद करो, वो बार बार बोलेगा। तो ध्यान देना है कौन किस में कन्वर्ट हुआ। तो जब इसको हम रोस्टिंग करते हैं इसकी, तो रोस्टिंग के दौरान कॉपर जो है Cu2S में, Cu+ सल्फाइड में, आयरन जो है FeS फेरस सल्फाइड में, और सल्फर जो है सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होकर के बाहर निकल जाएगा। रोस्टिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग में फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं। पिछली बार जब हम लोगों ने स्मेल्टिंग किया था 2-3 बार, तो हम लोग ऑक्सीजन नहीं यूज कर रहे थे, लेकिन इस बार स्मेल्टिंग में फिर से ऑक्सीजन और एयर यूज करेंगे। तो ये जो हमारा FeS होता है, FeS ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा FeO में, डेफिनेटली SO2 बैलेंस्ड इक्वेशन अपने से फिर से लिखोगे। तो FeS से FeO बना, और ये जो FeO है इसको हम लोग SiO2 से रिएक्शन कराएंगे, और रिएक्शन करा के इसको FeSiO3 में कन्वर्ट कर लेंगे। और ये जो है स्लैज होता है, लाइट वेट मॉल्टेन मेटल के ऊपर चढ़ता रहेगा, उसको वहां से अलग करके हटा लिया जाएगा। तो हमने कहा था ना कि कॉपर के साथ आयरन है, आयरन को हटाना भी हमारा टारगेट है यहाँ पर। तो इस बार ये आयरन जो है चीजों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। अदरवाइज स्मेल्टिंग में हम लोग करते क्या है, कोक मिला करके रिएक्शन कराते हैं, और कोक जो है रिडक्शन करके डायरेक्ट हमको मेटल दे देता है। याद करो हमने लेड में क्या किया था, लेड सल्फाइड को लेड ऑक्साइड में बदल लिया था, और लेड ऑक्साइड को कोक के साथ रिएक्शन करके लेड और CO में कन्वर्ट कर लिया था, CO या फिर CO2 में कन्वर्ट कर लिया था। तो ये आसान था। इस बार क्या हुआ है, पहले तो इसको सल्फाइड में कन्वर्ट किया। तो रोस्टिंग में, यहाँ पर रोस्टिंग में क्या हो रहा है और यहाँ पर रोस्टिंग में क्या हो रहा है, दोनों का कंपैरिजन करते रहो, तब समझ में आएगा। वहां थोड़ा अलग था, यहाँ थोड़ा अलग है। यहाँ ये स्मेल्टिंग में क्या हो रहा है और यहाँ स्मेल्टिंग में क्या हो रहा है। तो रोस्टिंग में CuFeS2 ब्रेक होकर के Cu2S एंड FeS। स्मेल्टिंग में मेनली FeS जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके FeO में, और FeO जो है SiO2 से रिएक्शन करके FeSiO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो है मिक्सचर के ऊपर जो है लाइट वेट होने के कारण तैरता रहता है मॉल्टेन मिक्सचर के ऊपर, वहां से इसको हटा लेते हैं। यहां से हमको जो मिलेगा स्मेल्टिंग के बाद, स्मेल्टिंग करने के लिए हमने क्या किया, हमने रोस्टेड ओर लिया, रोस्टेड ओर, इसमें मिलाया SiO2, एयर एंड हीट, ये सब कुछ मिलाओगे तो इतना होगा। और इसके बाद क्या करेंगे, यहां से हमको जो रिजल्टिंग मिक्सचर मिलेगा इसको हटा देना है। इसको हटा दोगे तो बचता क्या है, Cu2S और थोड़ा बहुत FeS अभी भी रह जाता है, FeS स्मॉल अमाउंट। ठीक है, मेनली ये दूर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत अभी भी रह जाता है। तो ये जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर को कहते हैं मैट, कॉपर मैट। कॉपर जो है मैट के फॉर्म में मिल चुका है। अब यहां से जो है हमको कॉपर को अभी भी अलग करना बाकी है। एक और स्टेप होगा, इसमें हम लोग एक बड़ा सा नीचे से
ऐसा बड़ा सा जो है बेसेमर कन्वर्टर होता है। जैसे तुम लोगों ने वो सीमेंट, बालू, गिट्टी ये सबको मिलाने वाला एक बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें वो घूमता रहता है और उसी में सब कुछ मिलाते हैं, मिला करके फिर उसको पलट करके उल्टा करके निकाल देते हैं। तो ठीक वैसा ही कुछ यहाँ पर है, एक बेसेमर कन्वर्टर होता है जिसमें हम लोग यहाँ से जो मैट है उसको यहाँ पर भर लेंगे। इसमें यहाँ पर लाइनिंग होती है, जब एक लेयर लगा होता है, इस चीज का लेयर लगा रहेगा। ये लेयर है SiO2 का। SiO2 का रोल क्या है, ये वाला काम करना है। और एक अंदर बड़ी सी पाइप पास होती है, इस पाइप में से यहाँ से हॉट एयर, एयर भेजेंगे तो क्या होगा, FeS जो है वो FeO में कन्वर्ट हो जाएगा एयर के साथ रिएक्शन करके, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, जो आगे जो है SiO2 के साथ मिलकर के FeSiO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा, जैसे लिख देते हैं FeS ऑक्सीजन के साथ मिलकर के FeO में डेफिनेटली सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलेगा। बैलेंस्ड इक्वेशन चाहो तो लिख सकते हो, कि हमने एक बार लिखा हुआ है इसलिए दोबारा नहीं लिख रहे हैं। SiO2 के साथ मिलकर के FeSiO3, और ये हो गया अपना स्लैग, इसको निकाल करके बाहर करना है। कॉपर सल्फाइड, ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलेगा डेफिनेटली। रिएक्शन बैलेंस करना चाहो तो जस्ट राइट 3/2O2। और ये काम पूरी तरह से नहीं करते हैं, इतना ही ऑक्सीजन मिलाते हैं, इसका कुछ हिस्सा इसमें कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, पूरी तरह से इसको इसमें नहीं कन्वर्ट करना है। Cu2S का कुछ हिस्सा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये कुछ बचा रहेगा और ये भी बन जाएगा। अब ये दोनों आपस में रिएक्शन कर जाएंगे, तो Cu2S एंड Cu2O, इसको मिलाओगे कॉपर, इसका सल्फर और इसका ऑक्सीजन मिलकर के सल्फर डाइऑक्साइड। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए इसको 2 बार लिखोगे, 6 कर दोगे, बैलेंस्ड हो गए, सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, कॉपर मेटल जो है तुमको मिल जाएगा। तो इस बार हमको कार्बन या कोक मिलाने की जरूरत नहीं पड़ी, मिला सकते थे, उससे भी काम हो सकता था, लेकिन इस बार जो है इसका जो सल्फाइड आयन है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं सेल्फ ऑक्सीडेशन, सॉरी सेल्फ रिडक्शन। सल्फाइड आयन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, और प्रोसेस को बोलते हैं सेल्फ रिडक्शन, क्योंकि बाहर से कोई रिड्यूसिंग एजेंट मिलाने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो इस तरह से हम लोगों को यहाँ से कॉपर मिल जाएगा। ये कॉपर में से सल्फर जो है, सल्फर डाइऑक्साइड बबल्स के फॉर्म में निकलता रहता है, तो जब ये ठंडा होता है तो उसके सरफेस पर ब्लिस्टर्स आ जाते हैं, सो कॉल्ड ब्लिस्टर्ड कॉपर। और फिर जरूरत के हिसाब से इसका प्यूरिफिकेशन करके हम लोग डिजायर्ड प्योरिटी का, जैसा जरूरत है वैसी प्योरिटी का हम लोग कॉपर बना सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा कॉपर का मेटलर्जी। कॉपर को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। नाउ सिल्वर एंड गोल्ड। सिल्वर एंड गोल्ड। सिल्वर जो है ये मोस्टली AgCl या फिर Ag2S हॉर्न सिल्वर या फिर अर्जेंटाइट, ये 2 फॉर्म्स में सिल्वर हम लोगों को मिल जाता है। अब इसमें होता क्या है कि सिल्वर की क्वांटिटी कम होती है, सिल्वर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो इम्प्योरिटीज ज़्यादा होती हैं, सिल्वर कम होता है। तो फिजिकल मेथड्स मतलब देख करके उसको खोजने की कोशिश करोगे कि इसमें कहाँ सिल्वर है, तो कुछ नहीं दिखेगा, पता नहीं चलेगा। तो फिजिकल मेथड्स जो है फेल हो जाते हैं। यहाँ पर हम फिजिकल मेथड से इसका प्यूरिफिकेशन या कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, तो हम क्या करते हैं, इसमें मिला देते हैं साइनाइड आयन। ठीक है, जैसे सोडियम साइनाइड मिला दिया, तो सोडियम साइनाइड में साइनाइड आयन है, सिल्वर आयन क्या करता है, साइनाइड आयन को पहचान लेता है, और ये दोनों आपस में रिएक्शन करके
2 तो साइनाइड और एक सिल्वर मिलकर के कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं AgCl ट्वाइस, तो माइनस का चार्ज आएगा, तो पोटेशियम भी चाहो तो यहाँ पर ऐसे, सॉरी सोडियम है तो सोडियम लगा दो। ये जो है कॉम्प्लेक्स बना, ये सोडियम सॉल्ट हो गया कह सकते हो। तो ये कॉम्प्लेक्स जो है पानी में सॉल्युबल रहता है, तो यहाँ पर हम NaCN जो है एक्वस लेते हैं, पानी में सोल्यूशन रहता है, तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इसमें भी सिल्वर आयन है, इसमें भी सिल्वर आयन है, दोनों इसके साथ मिलकर के ये कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। ये कॉम्प्लेक्स घुल जाएगा, बाकी जो भी इम्प्योरिटीज है वो सब नहीं घुलेंगी। तो कॉम्प्लेक्स घुल गया, फिल्टर कर लेते हैं, फिल्टर करके जो सोल्यूशन है उसको बचा कर रख लेंगे, क्योंकि उसी सोल्यूशन में सिल्वर मेरा घुला हुआ है इस फॉर्म में, और बाकी जो चीजें नहीं खुली हैं उसको निकाल करके फेंक दिया जाएगा, वो सब बेकार मटेरियल है, और यही काम का चीज है। अब नेक्स्ट स्टेप में इसका रिएक्शन कराते हैं जिंक के साथ। तो जिंक के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ सिल्वर पे क्या है, +1 का चार्ज है, तो ये सिल्वर जो है एलिमेंटल सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा, और जिंक जो है जिंक से बना देगा जिंक 2+ और 4 साइनाइड आयन के साथ मिलकर के कॉम्प्लेक्स बना लेगा। ठीक है, इसका चाहो तो फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हो, जिंक 4 साइनाइड, इस पर 2 पॉजिटिव है, इधर 4 नेगेटिव हो जाएगा, तो ओवरऑल 2 माइनस बचा रहेगा, और 2 माइनस बचा रहेगा तो 2 सोडियम भी बाहर से लगाया जा सकता है, Na+ 2 बार, तो ये प्लस माइनस प्लस सारा हटा दो, तो फॉर्मूला ऐसे लिखा जा सकता है Na2Zn टाइम्स, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। तो जिंक ने जो इस बार रिड्यूसिंग एजेंट का काम किया है, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, सिल्वर आयन का रिडक्शन सिल्वर मेटल में हो गया। तो इस तरह से हम लोग सिल्वर की मेटलर्जी करते हैं। ये जो ओर है, ओर को सोडियम साइनाइड के सॉल्यूशन के साथ मिला देते हैं, इसमें सोडियम साइनाइड जो है वो इसके साथ मिल करके ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये पानी में घुल जाएगा, फिल्टर करेंगे, फिल्टर करके सोल्यूशन बचाएंगे और बाकी बेकार की चीजों को फेंक दिया जाएगा, और जो सोल्यूशन है उसको जिंक के साथ रिएक्शन करा के ये बना देंगे। तो इस तरह से मेरा ये सिल्वर की मेटलर्जी होगी। यहाँ पर सोडियम साइनाइड के साथ साथ हम थोड़ा सा ऑक्सीजन भी यूज कर सकते हैं। ऑक्सीजन मीन्स एयर, और एयर का रोल ये होता है कि जो सल्फाइड होता है ये सल्फाइड को कन्वर्ट कर देगा SO2 में, इससे रिएक्शन वापस पीछे नहीं जाता। कभी कभी क्या होता है कि रिएक्शन यहाँ से यहाँ कर रहा है, फिर यहाँ से यहाँ वापस भाग जाएगा, तो सल्फाइड जो है जब वो खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन वापस पीछे नहीं भाग पाएगा, रिएक्शन एक बार आगे आ गया तो आगे ही रह जाएगा, तो ये काम हो सकता है। गोल्ड, गोल्ड जो है कैसे मिलता है, गोल्ड के मिनरल्स जो होते हैं उसमें गोल्ड का कोई कंपाउंड नहीं होता, मोस्टली गोल्ड मेटल ही होता है, लेकिन बहुत थोड़ा सा होता है। तो सिल्वर और गोल्ड में यहाँ पर कुछ सिमिलरिटीज भी हैं, कुछ डिफरेंस भी हैं। गोल्ड जो है डायरेक्ट मेटल फॉर्म में मिलता है हम लोगों को, सिल्वर का अपने कंपाउंड्स के फॉर्म में मिल रहा है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर सल्फाइड, लेकिन गोल्ड जो है डायरेक्ट गोल्ड के फॉर्म में मिल रहा है, मेटल फॉर्म में मिल रहा है। मतलब अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें कोई रिएक्शन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट गोल्ड उठाओ चल दो। लेकिन होता क्या है कि बहुत थोड़ा सा 1% या आधा % गोल्ड रहेगा, बाकी सारा जो उसमें बेकार का इम्प्योरिटी पड़ा रहेगा, तो उसके अंदर से गोल्ड को निकालना बहुत मुश्किल है। गोल्ड बिल्कुल पाउडर्ड फॉर्म में उसके अंदर मिक्स्ड है, उसमें से गोल्ड का पाउडर तुम खोज करके नहीं निकाल सकते। तो केमिकल मेथड्स फिर से चाहिए। हम क्या करते हैं इसमें, ऑक्सीजन जिसका ऑक्सीडेशन कर देगा, पानी रहेगा, साइनाइड आयन लाइक सोडियम साइनाइड, तो ये सारा ट्रीटमेंट करते हैं कि इसको सोडियम साइनाइड के एक्वा सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराएंगे, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, गोल्ड का ऑक्सीडेशन होगा, बनेगा गोल्ड प्लस, और ये 2 साइनाइड आयन के साथ मिल करके कॉम्प्लेक्स बना लेगा, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं AU, सॉरी देखो ये AG लिख दिया है, AU साइनाइड ट्वाइस, और डेफिनेटली इस पर भी एक माइनस रहेगा तो बैलेंस करने के लिए सोडियम, और इसकी भी वही प्रॉपर्टी है जो इसकी प्रॉपर्टी है। पानी में ये भी घुल जाएगा, पानी में ये भी घुल जाएगा, और उसको फिल्टर करके बेकार की चीजों को फेंक दिया जाएगा।
बैलेंस्ड इक्वेशन यहाँ पर तुम्हारे लिए चलो हम लिखने की कोशिश करते हैं एक बार। बैलेंस्ड इक्वेशन अगर लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा ये अलग टाइप का इक्वेशन है। तो AU प्लस O2 प्लस H2 प्लस NaCl, इसको तो 2 बार लिख ही दो, और बना लो NaAuCN ट्वाइस, और एक NaOH बना लेना। अगर किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किसी का रिडक्शन भी होना पड़ेगा, और ये रिडक्शन हो रहा है ऑक्सीजन का, ठीक है। ऑक्सीजन जो है 0 से -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है, तो इसका रिडक्शन हुआ है, तो NaOH। और बस अब इसको आगे पीछे एडजस्ट करके बैलेंस कर लोगे। आई फील यहाँ पर इसको 2 बार तुमको लिखना पड़ेगा। 2 बार इसलिए क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का 0 से -2 मतलब 2 यूनिट घटा है, तो यहाँ भी 2 यूनिट बढ़ाना पड़ेगा। तो ये 2 बार, ये 2 बार, ये अलार्म बच गया भाई। जब भी पढ़ाते रहते हैं कुछ न कुछ जो है बजा करके एक बार मेरा काम डिस्टर्ब जरूर करता है। तो चलो फिर से फोकस करते हैं। तो ये 2 बार लिख दिया, साइनाइड को भी प्रॉपर नंबर में किया। 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि गोल्ड का ऑक्सीडेशन गोल्ड से गोल्ड प्लस में हो रहा है, तो 1 यूनिट ऑक्सीडेशन स्टेट इसका बढ़ रहा है। तो इसको 2 बार लिखोगे तब जाकर के 2 यूनिट और 2 यूनिट आपस में इक्वल होंगे। और इसको 1 ऑक्सीजन की जरूरत है, तो जस्ट राइट हाफ O2 2 NaOH, सब कुछ बैलेंस्ड हो गया। अब अपनी तरफ से एक बार अच्छे से चेक करके सेटिस्फाइड हो लेना कि गोल्ड का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 यूनिट 2 बार बढ़ा, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से -2 हुआ है यहाँ पर, बाकी सारा ऑक्सीजन हाइड्रोजन यहाँ से आ जाएगा, सोडियम 4 सोडियम 2 यहाँ एडजस्टेड है, 2 यहाँ एडजस्टेड है, तो ये बैलेंस्ड हो गया। अब सोल्यूशन को फिल्टर करोगे, इम्प्योरिटीज को फेंक दोगे, और ये जो सोल्यूशन बना है इसका रिएक्शन फिर वही जिंक से कराओगे। तो जिंक से कराओगे तो गोल्ड तुम्हारा फ्री हो जाएगा, और जिंक का वही कॉम्प्लेक्स जो पिछली बार बना था वही कॉम्प्लेक्स फिर से बन जाएगा। तो ये हो गया भाई मेटलर्जी गोल्ड का। लास्ट बच गया है एल्यूमिनियम, और ये जो अलार्म बजा था ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको कहीं जाना है। सो यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लिया जाएगा, काम निपटा करके आते हैं। तो मेटलर्जी, एल्यूमिनियम की मेटलर्जी इसी क्लास में ब्रेक के बाद फिर से मिलेंगे, तब उसको पूरा किया जाएगा। ब्रेक के बाद फिर से सभी लोगों का वेलकम। और ब्रेक से पहले हम लोग गोल्ड तक की बातें कर चुके हैं, और लास्ट बचा है एल्यूमिनियम कि एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो आ जाओ भाई, एल्यूमिनियम को भी देख लिया जाए थोड़ा। सो एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन हम लोग मेनली करते हैं बॉक्साइट से। Al2O3.2H2 इसका जनरल फॉर्मूला हम ऐसा लिखने की कोशिश करते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, उसके साथ कुछ क्रिस्टल वाटर मॉलिक्यूल्स भी लगे हुए हैं, और जब इसको जमीन के नीचे से खोद करके निकाला जाएगा इसमें इम्प्योरिटीज रहेंगी, और इम्प्योरिटीज में क्या क्या, मेनली SiO2 एंड Fe2O3। तो हमको इनसे पीछे छुड़ाना है और इसको प्यूरिफाई करना है, फिर इसमें से एल्यूमिनियम को बाहर निकालना है। तो इस बार पीछा कैसे छुड़ाएंगे, पिछले मेथड्स में हमने कहा था कोई फिजिकल मेथड अप्लाई करो, कोशिश करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस हमको न करना पड़े, लेकिन हम लोगों ने देखा था कि सिल्वर और गोल्ड में हम लोगों को सोडियम साइनाइड के जरिए जो है इम्प्योरिटीज को हटाना पड़ा था। गोल्ड और सिल्वर जो है वो साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स बना करके सोल्यूशन में डिसॉल्व हो जाते हैं, और इम्प्योरिटीज जो कि नहीं डिसॉल्व हो पाती उनको हम फिल्टर करके फेंक देते हैं, और इस तरह से इम्प्योरिटीज से हमारा पीछा छूट जाता है। यहाँ पर भी कुछ वैसा ही मेथड लगाएंगे। ये जो मेथड है जिसमें हम लोग अपने डिजायर्ड मटेरियल को सोल्यूशन में
घोल लेते हैं और बाकी चीजों को फिल्टर करके फेंक देते हैं। इसको बोलते हैं लीचिंग, प्रोसेस ऑफ लीचिंग। और में कोई सुटेबल केमिकल का, जैसे पिछली बार सोडियम साइनाइड लिया था, किसी सुटेबल कंपाउंड का, किसी सुटेबल केमिकल का एक को सोल्यूशन मिला देते हैं और ऐसा करने पर जो हमारा डिजायर्ड मटेरियल होता है वो सोल्यूशन में उससे रिएक्शन करके घुल जाता है। बाकी इम्प्योरिटीज जो है नहीं घुल पाती है, उनको हम लोग फिल्टर करके फेंक देते हैं। तो यहाँ भी वैसा ही हम लोग मेथड यूज करेंगे। इस बार हम NaOH सोल्यूशन यूज करेंगे। NaOH सोल्यूशन, NaOH क्या है? ये बेसिक होता है। तो जो बेस होता है वो एसिड के साथ रिएक्शन करने की टेंडेंसी रखता है। तो यहाँ पर देखो ये तीनों ही एसिडिक है, लेकिन सबसे ज्यादा एसिडिक ये रहा, मोस्ट एसिडिक। ये सेकंड मोस्ट एसिडिक, और ये सबसे वीक एसिड है। तो अगर NaOH को रिएक्शन करना होगा तो पहले इसके साथ रिएक्शन करेगा, फिर इसके साथ रिएक्शन करेगा, लास्ट में इसके साथ रिएक्शन करेगा। तो हम NaOH का क्वांटिटी उतना ही लेंगे कि इससे रिएक्शन हो जाए, इससे रिएक्शन हो जाए और NaOH वहां तक पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाए। और साथ ही साथ ये बहुत वीक एसिड है, तो ये NaOH के साथ रिएक्शन कर भी नहीं पाएगा। ठीक है, ये काफी वीक एसिड होता है इन दोनों के कंपैरिजन में। तो NaOH जो है इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, ये दोनों रिएक्शन करके NaOH में डिजॉल्व हो जाएंगे। ये जो है डिजॉल्व नहीं होगा, नहीं डिजॉल्व होगा तो समझ ही गए क्या करना है। उसको फिल्टर करो, फिल्टर करके इसको बाहर निकालो, फेंक दो। अब तुम्हारे पास एक सोल्यूशन बचा है। सोल्यूशन में ये दो चीजें हैं, Al2O3 डिजॉल्व है और SiO2 डिजॉल्व है। तो जब ये NaOH से रिएक्शन करते हैं तो थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं। SiO2 प्लस NaOH, ये हो जाएगा Na2SiO3 टाइप का लिख सकते हो। ठीक है, सोडियम सिलिकेट, कुछ इस तरह का सिचुएशन बन जाएगा। जरूरत पड़ने पर बैलेंस करने के लिए तुम इसमें पानी के मॉलिक्यूल्स वगैरह भी ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेन फोकस ये रखना है कि SiO2 कहाँ चला गया, Na2SiO3 टाइप का कन्वर्ट हो गया। पानी का मॉलिक्यूल इधर या इधर भी ऐड कर सकते हो, हमने इधर लिख दिया है। हो सकता है बैलेंस करते समय तुमको इसको इधर लिखने की जरूरत पड़े, तो रिएक्शन बैलेंस करना तुम्हारा काम है, आसानी से कर सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखना है ये दोनों मिल करके Na2SiO3 टाइप का सोडियम सिलिकेट बना लेते हैं और ये घुल जाएगा सॉल्यूशन में। उसके बाद ये Al2O3 है, ये भी रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाएगा Al2O3 प्लस NaOH, ये कन्वर्ट हो जाता है AlOH 4 टाइम्स नेगेटिव आयन, इस कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है और इसके साथ एक सोडियम लगा दिया जाए ऐसा, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। कभी कभी हम लोग इसके बदले ये भी लिख देते हैं NaAlO2, इसमें से पानी के मॉलिक्यूल्स निकाल दो, 2 पानी के मॉलिक्यूल्स निकालोगे तो यहाँ तक पहुंच जाओगे। तो दोनों में एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन है, +3 एंड +3। तो कभी ऐसा लिखते हैं, कभी ऐसा लिखते हैं। कुछ बुक्स में तुमको ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है, कुछ बुक्स में ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुल मिला करके चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स वैसे बनता यही वाला है। ठीक है, ज्यादा बेटर इसी को लिखना होता है, ये तो बस ऐसा ही हम लोग लिख देते हैं। तो ये बनेगा, बनने के बाद घुल जाएगा और सोल्यूशन में दोनों पड़े रहेंगे। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट है सोल्यूशन में से इसको निकाला जाए। ठीक है, इसको नहीं निकालना है, इसको निकालना है। तो हमने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले, हमने कहा था कि ये Al2O3 और SiO2 और Fe2O3 में ये सबसे वीक एसिड था, नहीं डिजॉल्व हुआ, इसको फिल्टर करके हमने हटा दिए। अब बचे हैं ये दोनों, ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, ये वीकर एसिड है, ये दोनों घुल चुके हैं। जो स्ट्रॉन्गर एसिड है उसका NaOH के साथ एसोसिएशन स्ट्रॉन्गर होगा,
और जो वीकर एसिड है उसका NaOH के साथ एसोसिएशन वीकर होगा। ठीक, बहुत ही सिंपल सी बात है। जो स्ट्रॉन्गर एसिड है वो NaOH के साथ स्ट्रांगली रिएक्शन करेगा और स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बनाएगा। मतलब यहां से इस रिएक्शन को वापस पीछे की तरफ ले जाना मुश्किल है, और यहां से इस रिएक्शन को पीछे की तरफ ले जाना इसके कंपैरिजन में आसान है। जो स्ट्रॉन्गर एसिड है वो स्ट्रांगली रिएक्शन करके इस फॉर्म में रहना पसंद करेगा। जो वीकर एसिड है उसको यहाँ से यहाँ वापस ले जाया जा सकता है। तो हमको सिर्फ यहाँ से यहाँ तक लाने के बारे में नहीं सोचना है, अब हमको सोचना है कि इसको वापस कैसे ले जाया जाए। तो सबसे पहला ये माइंड में रखना जरूरी है कि ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, NaOH के साथ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बनाया हुआ है। वीकर एसिड NaOH के साथ वीक एसोसिएशन बनाया हुआ है। और ऐसे सिचुएशन में अगर हम इन रिएक्शंस को वापस यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ लाना चाहें तो इसको यहाँ से यहाँ लाना आसान है, इसको यहाँ से यहाँ लाना मुश्किल है। यहाँ से यहाँ लाने के लिए वापस अब करेंगे क्या, तो यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए हमने क्या किया था, बेस मिलाया था। अब उस बेस का इफेक्ट कैंसिल कर दो। यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमने बेस मिलाया था, यहाँ से यहाँ जाने के लिए बेस मिलाया था, तो यहाँ से यहाँ वापस जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बेस का इफेक्ट कैंसिल करना पड़ेगा। बेस के इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए इसमें हम एसिड मिलाएंगे, और वो एसिड होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो नॉन मेटल ऑक्साइड है, एसिडिक नेचर का होता है, तो इसको मिलाएंगे तो ये NaOH के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा और इसके साथ रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करके एल्युमिनियम को कन्वर्ट कर देगा AlOH राइस में, और सोडियम और एक हाइड्रोक्साइड यहाँ से मिलकर के इसके साथ रिएक्शन वगैरह करा करके Na2CO3 तक पहुंचा सकते हो। तो CO2 के साथ रिएक्शन होगा। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन हमने फिर से नहीं लिखा है, ठीक है। बैलेंस्ड इक्वेशन लिखने की कोशिश अपने से करोगे, और नहीं आता है तो किसी भी बुक का हेल्प ले सकते हो कि कैसे बैलेंस्ड इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ पर अगर हम बैलेंस इक्वेशन के चक्कर में पढ़ेंगे तो फिर जो हम समझाना चाहते हैं उससे थोड़ा अलग हो जाएगा मेरा कंसंट्रेशन, और समझाना चाहते हो वो समझा नहीं पाएंगे, और जो समझना चाहिए वो भी तुम न समझ करके केवल इक्वेशन के आगे पीछे दौड़ते रहोगे। सो फोकस यहाँ पर करो कि ये इसमें कन्वर्ट हुआ, फिर CO2 से रिएक्शन कराया तो CO2 ने NaOH के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया तो ये NaOH के शिकंजे से फ्री हो जाएगा, और फ्री होने के बाद एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, और ये इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल तो प्रेसिपिटेट बन करके नीचे डिपॉजिट होता है। ये अभी भी घुला रहेगा, अभी इसको NaOH से हम नहीं बचा पाए, NaOH में उसी तरह से डिसॉल्व। ये घुला हुआ रहेगा, ये इनसॉल्युबल है, प्रेसिपिटेट बना लेगा, और जब प्रेसिपिटेट बन जाएगा तो तुमको आगे की कहानी पता है। फिल्टर कर लो, फिल्टर करके यही काम की चीज है, इसको अपने पास निकाल करके रखो। इसी से आगे हमको एल्युमिनियम निकालना है। अब इसको क्या करेंगे, खूब स्ट्रांगली हीट करते हैं। जब इसको स्ट्रांगली हीट करोगे, देखिए भाई, तो इसको स्ट्रांगली हीट कर दो, ठीक है। स्ट्रांगली हीट करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Al2O3 में, पानी के मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। बैलेंस इक्वेशन फिर से लिखने की अपने कोशिश करोगे तो ये है हमारा काम का चीज, एल्यूमिना। अब इसी से हमको एल्युमिनियम निकालना है। एल्युमिनियम निकालने के लिए ऑक्सीजन को हटाना है, बस इतना ही तो काम करना है। तो ऑक्सीजन हटेगा कैसे, इसलिए मैथ फिर से याद करो जरा। जब हमको जिंक ऑक्साइड से जिंक बनाना था तो हमने क्या किया था, कोक यूज किया था। लेड ऑक्साइड से लेड बनाना था, हमने फिर से कोक यूज किया था। हमको फेरस ऑक्साइड से आयरन बनाना था, हमने कोक और CO यूज किया था। CU2O से Cu बनाना था तो हमने Cu2S उसमें मिला दिया था। इस बार हमको Al2O3 से एल्युमिनियम निकालना है। तो ये ऑक्सीजन किसके पास भेजा जाए, कार्बन के पास या कार्बन मोनोऑक्साइड के पास। तो एल्युमिनियम जो है बहुत ही रिएक्टिव मेटल होता है। एल्युमिनियम जो है बहुत रिएक्टिव मेटल है। जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ऑक्सीजन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बनाते हैं। तो इस एसोसिएशन को इतना आसानी से हम ब्रेक नहीं कर पाएंगे, और कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे रिड्यूसिंग एजेंट्स यहाँ पर काम नहीं करेंगे। तो
जितना ज्यादा रिएक्टिव मेटल रहेगा उसके कंपाउंड में से मेटल को निकाल पाना उतना ही मुश्किल होगा। जैसे NaCl है, NaCl से क्लोरीन को निकालना, सॉरी NaCl से सोडियम को निकालना ये खेल नहीं है बच्चों का, और इसमें तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। तो यहाँ पर बहुत मुश्किल है क्योंकि सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। इवन सोडियम ऑक्साइड ले लो, सोडियम का कोई भी कंपाउंड ले लो, इससे भी सोडियम निकालने की बात कर सकते हो, बहुत मुश्किल है। मैग्नीशियम ले लो, मैग्नीशियम क्लोराइड, इससे मैग्नीशियम निकालने की बात करो, बहुत मुश्किल है। जिंक ऑक्साइड से जिंक निकालना आसान है क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी कम होती है। कॉपर ऑक्साइड से कॉपर निकालना और भी आसान है, कॉपर की रिएक्टिविटी और भी कम होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, वहां पर जाकर के मेटल्स की रिएक्टिविटी का कंपैरिजन कर सकते हो थोड़ा सा। जो रिएक्टिव मेटल्स हैं उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस में रहता है, वो एक तरफ रहते हैं। दूसरी तरफ नॉन रिएक्टिव मेटल्स, उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या लेस रिएक्टिव मेटल्स कह सकते हो, उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल धीरे धीरे प्लस साइड में बढ़ता चला जाता है। मरकरी का जो ऑक्साइड होता है HgO, जस्ट हीट कर दो अपने आप जो है मरकरी और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। इसमें किसी एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट की भी जरूरत नहीं होती, बस हीट करने से डिकम्पोज हो जाता है। तो ये मेटल ऑक्साइड कितनी आसानी से मेटल में कन्वर्ट होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है इस मेटल की रिएक्टिविटी कितनी है, मेटल ऑक्सीजन के लिए कितना अट्रैक्शन रखता है। तो ज्यादा रिएक्टिव मेटल रहेगा तो उसको ऑक्सीजन से फ्री कराना बहुत मुश्किल होता है। कम रिएक्टिव मेटल है, अपने से हीट कर दोगे तो डिकम्पोज हो जाएगा, या फिर सेल्फ रिडक्शन, कार्बन रिडक्शन, ये सारे मेथड सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर इन सभी केसेज में मेटल को निकालने के लिए कोई सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट दिखाई नहीं पड़ता। तो हम क्या करते हैं, इसको सीधा जो है बिजली का झटका देते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में भी इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पर एल्युमिनियम 3+ है, एल्युमिनियम 3+ को अगर इलेक्ट्रॉन मिल जाए 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये एल्युमिनियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कहाँ से लाएंगे, डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से, प्रॉपर वोल्टेज के साथ इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो इलेक्ट्रॉन इसको डायरेक्ट मिलेगा और ये एल्युमिनियम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस बार हम लोग जो है इसका रिडक्शन इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से करेंगे। तो एल्यूमिना का रिडक्शन इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से, हम इसको मेल्ट कर लेंगे Al2O3, इसको हीट करो तो मॉल्टेन Al2O3 हो जाएगा। Al2O3 हीट करोगे तो मॉल्टेन Al2O3, और इसके बाद इसमें हम मिलाते हैं वहां क्रायोलाइट। क्रायोलाइट होता है Na3Al(F6). तो इसको मिलाने से दो चीजें होते हैं, एक तो यहाँ पर देखो एक छोटी सी गड़बड़ी हमने कर दी, ये क्रायोलाइट पहले ही मिलाते हैं, तो यहीं पर हीट देते समय इसमें Na3Al(F6), ये क्रायोलाइट पहले ही मिला देते हैं। तो इसके मिलाने से दो काम होते हैं, पहला इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। जैसे अगर प्योर एल्यूमिना रहेगा तो ये 1100-1200 डिग्री सेल्सियस के आसपास जाकर के मेल्ट होता है। क्रायोलाइट सफिशिएंट अमाउंट में मिला देने के बाद ये 800 से 900 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो जाता है। तो टेम्परेचर जो है कम हो जाएगा, मतलब कम टेम्परेचर पर आसानी से मेल्ट करोगे, कम हीट लगा करके आसानी से मेल्ट करोगे। तो एक तो ये मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस करता है, रिड्यूसेस मेल्टिंग पॉइंट, और दूसरा इसका काम है ये आयंस दे सकता है, सोडियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, फ्लोराइड आयंस। तो अगर इसको ब्रेक करोगे तो इसमें से आयंस निकलेंगे। हालांकि ये कॉम्प्लेक्स है तो इसका फर्स्ट डिसोसिएशन ऐसे होता है, सोडियम मिलेगा 3 बार और मिलेगा Al(F6) 3-, फिर ये आगे और डिसोसिएट होगा तो एल्युमिनियम 3+ और 6F- बाद में अलग होगा। शुरू में पहले ऐसे डिसोसिएट होता है, बहुत ज्यादा हीट वगैरह करोगे तो सारे बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे और ऐसे डिसोसिएट हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के ढेर सारे आयंस देता है। और दूसरी तरफ एल्यूमिना का डिसोसिएशन बहुत मुश्किल होता है, इसमें कोवेलेंट टाइप का नेचर होता है, इसको डिसोसिएट करना इतना आसान नहीं होता है। तो ये जो आयंस होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं। तो हमको इलेक्ट्रोलाइसिस करना है ना, तो इसमें अब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे इसको, इलेक्ट्रिसिटी को ले आने ले जाने का काम कौन करेगा, ये सारे जो आयन से करेंगे। और अब इसका रिडक्शन होगा
ऑक्सीडेशन होगा, दोनों होगा। इसमें दो पार्ट है, एक तो एल्यूमिनियम है जिस पर 3 प्लस है, दूसरा ऑक्सीजन है जिस पर 2 माइनस है। ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके O2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और एल्यूमिनियम जो है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके एल्यूमिनियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये है इसका पूरा फ्लो डायग्राम कि कैसे यहाँ से यहाँ तक पहुंचेंगे। पहले ये मिलाया, हीट किया, मॉल्टेन हुआ, इलेक्ट्रोलाइसिस किया, इससे ऑक्सीजन और इससे एल्यूमिनियम। इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए जो स्टेप हम लोग लेंगे वो कुछ इस तरह का होता है। एक बड़ा सा स्टील टैंक होता है, बड़ा सा स्टील टैंक है जिसमें कार्बन का कोटिंग होता है, ग्रेफाइट का कोटिंग या कार्बन का कोटिंग कह सकते हैं। ये अंदर की तरफ कार्बन का कोटिंग है, और इसको ले जा करके हम बैटरी से जोड़ देंगे। ऊपर भी ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, कार्बन इलेक्ट्रोड लटका हुआ रहेगा, इसको भी ले जा करके बैटरी के साथ जोड़ देंगे। इसको बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से, इसको बैटरी के नेगेटिव प्लेट से, और यहाँ पर ये मॉल्टेन Al2O3 भरा हुआ है मिक्स्ड विथ क्रायोलाइट, इट्स Al2O3 प्लस Na3KnF6, और ऊपर से जो है, ऊपर से भी कार्बन की कोटिंग कर देते हैं ताकि हीट जो है बाहर ना निकलने पाए। हीट बाहर निकलेगा तो ये ठंडा हो जाएगा ना, इसको हॉट रखना है ताकि ये मॉल्टेन फॉर्म में पड़ा हुआ रहे। अब यहाँ से जो ऑक्साइड आयन है, ऑक्सीजन पर 2 माइनस है तो किसी इलेक्ट्रोड की तरफ ही भागेगा, यहाँ पर पहुंचेगा तो ऑक्सीजन बनेगा। और जो एल्यूमिनियम आयन है, ये पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रोड है इस पर कहीं भी आकर के रिएक्शन कर सकता है। तो सपोज ये यहाँ आया और यहाँ आएगा तो ये एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इधर एल्यूमिनियम बनेगा जो मॉल्टेन फॉर्म में यहाँ से धीरे धीरे नीचे से निकलता रहेगा। ठीक है, बनने के बाद यहाँ से एल्यूमिनियम निकलता रहेगा, और ऑक्सीजन जो है यहाँ पर जो बनेगा, ये ऑक्सीजन चूंकि ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, तो ये ऑक्सीजन जो है कार्बन के साथ रिएक्शन कर सकता है ना। तो ये कार्बन के साथ रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। तो धीरे धीरे ये जो ये इलेक्ट्रोड होता है, जो बड़ा वाला इलेक्ट्रोड लगा है, ये धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है। तो इसको बाद में हमको बदलना पड़ता है। लगभग 1 किलोग्राम एल्यूमिनियम बनाने में 1 किलोग्राम कार्बन भी खर्च हो जाता है उसके साथ साइड रिएक्शन करते करते। तो कुल मिलाकर के कार्बन भी इसमें कंज्यूम होता है। तो इस तरह से Al2O3 को के जरिए आसानी से मेल्ट करोगे। मेल्ट करने के बाद इलेक्ट्रोलाइसिस कार्बन इलेक्ट्रोड्स पर कर रहे हैं, एल्यूमिनियम बना, ऑक्सीजन बना, ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, और फिर इस एल्यूमिनियम को जैसा यूज करना है वैसे यूज करना। तो ये रहा मेरी साइड से कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स की मेटलर्जी। हमने लेड देखा, हमने जिंक देखा, और आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, और लास्ट में चलते चलते एल्यूमिनियम। तो कुछ जगह पर हमने कार्बन के जरिए रिडक्शन किया या कार्बन मोनोऑक्साइड के जरिए रिडक्शन किया। जिंक वो सिल्वर और गोल्ड में हमने ओर को सोल्यूशन में लाया पहले उसको हम, और सोल्यूशन में लाने के बाद जिंक से उसका रिडक्शन किया, और यहाँ पर रिडक्शन जो है हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक तरीके से कर रहे हैं। तो ये 2-3 मेथड्स है जिनसे हम लोग ओर से मेटल को निकाल सकते हैं। तो इस क्लास में बस इतना ही रहेगा, बाकी और भी जरूरी टॉपिक्स के लिए हम मिलते रहेंगे। तो आज की क्लास में मेरी तरफ से यहीं तक बाय बाय के साथ चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।